सब्सक्राइब करिए स्टडी चैनल और बेल आइकन दबाइए हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा यूपी टेट 2017 पेपर का पूरा सॉल्यूशन। पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं उसका आंसर बताऊंगा ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, ये आपको आइडिया हो जाए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपको आसानी हो। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पेपर का ये फर्स्ट पेज है और ये पेपर हुआ था पिछले साल 2017 में। प्रथम पाली का ये बुकलेट सीरीज सी है और ये है हमारा पेपर का फर्स्ट पेज। कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश यानी कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने भाग होते हैं आपके पेपर में। तो दोस्तों, इसमें टोटल 5 भाग होता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। भाग 1 में आप देख सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि और ये 1 से 30 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा 1 से 30 तक का वो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जो अगला भाग है वो है भाषा 1 का और भाषा 1 में हिंदी होती है। पहले से ये फिक्स है कि भाषा 1 जो है वो हिंदी होगी और इसके क्वेश्चन रहेंगे 31 से 60, इसके भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा भाग है वो है भाषा 2 और भाषा 2 में आपके पास 3 ऑप्शन होता है, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इन तीनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अंग्रेजी चूज करते हैं, उर्दू चूज करते हैं या फिर संस्कृत चूज करते हैं। आपके पेपर में तीनों के क्वेश्चन रहेंगे 61 से 90 तक। आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो पेपर आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद चौथा भाग होता है गणित का। गणित के भी 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 91 से लेकर 120 तक आते हैं। और लास्ट भाग है 5वां पर्यावरण अध्ययन। इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं 121 से लेकर 150 तक। तो दोस्तों, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आता है। इस तरह से बनते हैं टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। और इसमें से जनरल को पाना होता है 90 नंबर पास होने के लिए। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के पेपर, किस तरह का लेवल का क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों ये पहला पार्ट है और पहला पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताता चलूँगा। डिटेल्ड अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर जानना है तो बताइएगा कमेंट में, मैं उसका जवाब अलग से आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप जरूर से उसको देख लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यालय का सहयोग। दूसरा क्वेश्चन है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन दोस्तों, ये कथन कहा गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टीफन फोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, तो ये मापन करता है बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था युंग ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसका आंसर होगा सामाजिक परिवेशज तत्व। अगला क्वेश्चन छठा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो ये है थर्ड द्रुतगामी विकास का नियम। दोस्तों, इसमें पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं एक साइड में हिंदी में होता है और दूसरे साइड में बिल्कुल उसी का ट्रांसलेट इंग्लिश में रहता है और आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ और 7वां क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 8वां क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था हरलॉक ने, ऑप्शन नंबर 2। 9वां क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14
प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडूगल ने किया था। 10वां क्वेश्चन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु से पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है। तो ये कथन है डम्बविल का, पहला ऑप्शन सही है इसका। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, बहु अनुक्रिया का नियम। 12वां क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा के परीक्षण कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा दूसरा, और ये आंसर है इसका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 13वां क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, लिखने का समग्र सिद्धांत और हल जो है ये सही युग्म नहीं है। 15वां क्वेश्चन है इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वो हैं गाल्टन। 16वां क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो कैनन ने की है। 17वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। 18वां क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पूर्व किशोरा अवस्था। बढ़ते हैं हम आगे 19वें क्वेश्चन की तरफ, और 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये है सीखने की वह अवधि जब हम सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है उसको कहते हैं सीखने का पठार। इसका ऑप्शन आंसर सही होगा सीखने का पठार। 20वां क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी लोगों को पता होगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला क्वेश्चन है 21वां सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन 22वां है सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46। 23वां क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है चौथा, स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 24वां कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ लर्निंग। बढ़ते हैं आगे हम 25वें क्वेश्चन की तरफ, और दोस्तों 25वां क्वेश्चन ये है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं कैटल। अगला क्वेश्चन है 26वां कि शिक्षक हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था? तो इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है 27वां गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो संवेगात्मक वृद्धि से, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 28वां है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो शेष से भिन्न है थर्ड ऑप्शन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। 29वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्रांति का न्यूनतम स्तर है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ज्ञान। 30वां क्वेश्चन है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हो गए हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और वो है लैंग्वेज 1 भाषा 1, और भाषा 1 में हिंदी होती है, ये पहले से ही फिक्स है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है यूपी टेट में। तो 30 क्वेश्चन अब हम देखते हैं हिंदी के, कि हिंदी के किस लेवल के क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और उसके क्वेश्चन और आंसर को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आपसे गलती ना हो। दोस्तों इस वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिए अभी के अभी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। अगर आपको इस पूरे पेपर का PDF चाहिए तो जरूर से बताइएगा कमेंट में, और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है या डाउटफुल है तो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, मैं उसको फिर से देखूंगा, चेक करूंगा, और उसमें सुधार की अगर गुंजाइश होगी तो सुधार भी किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम 31वें क्वेश्चन की तरफ,
निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो ये चौथा आंसर इसका सही होगा, आशु भाषण। 32वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18। उसके बाद भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो वो होगा पहला ऑप्शन कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो इसका आंसर होगा अखिलेश। 35वां क्वेश्चन है, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है जगनिक की। बढ़ते हैं आगे हम 36वें क्वेश्चन की तरफ, और इससे पहले आपको लास्ट में कितना क्वेश्चन हो गया था, 35, और अच्छा हिंदी में जो है वो आपको दोनों साइड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा ये है और भाषा में इंग्लिश का वर्जन होता नहीं है, तो इसीलिए आपको यहीं बगल में ही आपको मिल जाएगा 36वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 36वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का उपयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश बोली जाती है, दक्षिण अमेरिका भी इंग्लिश है, पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है। ऑप्शन बचता है आपके पास एक मॉरिशस, और दोस्तों मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, और यहाँ पे भोजपुरी भी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के राष्ट्रपति भी आप देखेंगे तो उनका जो नाम होगा वो बिल्कुल इंडियन जैसा ही होगा। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग जाकर बसे हुए हैं। अगर आप यूरोप अफ्रीका का अगर आप महाद्वीप देखेंगे, कुछ इस तरह से अफ्रीका का महाद्वीप होता है। यहाँ पर आप एक आइलैंड है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश होगा, और वही देश है आपका मॉरिशस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो ये है वज्र भाषा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 38वां, और ये है कि वीरों का कैसा हो वसंत किसने ये कविता लिखी थी, तो इन्होंने लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है, तो वो है मानक भाषा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्हाड़ खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है परमाल रासो, ऑप्शन नंबर 3। चलिए उसके बाद 41 से 45 क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये एक पैराग्राफ पढ़ना होगा। इस तरह का पैराग्राफ आता है एक, और आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे आराम से अच्छे से। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो पहला ऑप्शन सही होगा अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर होगा व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो 35 वर्ष। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, तो वैदिक धर्म इसका अर्थ है, वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अब क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो गए हैं, हिंदी के ही हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा है कि निमिष शब्द का पर्याय है, तो इसका आंसर होगा क्षण। मुझे उठाया नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो ये मुझे उठाया नहीं गया, इसमें भाव आ रहा है, तो 3rd ऑप्शन सही होगा भाव वाच्य। 48वां क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द इसका होगा अप्रत्याशित, जिसकी आप आशा न करें और ऐसी चीज हो जाए। गोधूम शब्द का तत्भव है, तो ये गेहूं। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, निह धन कपट। 50 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और हिंदी के बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन हम मैं देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आप 4 यहाँ देख रहे हैं, जिसमें सबसे जो करेक्ट है वो पहला वाला है अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 52वां, अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, तो होगा उपेक्षित। 53वां क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु से ये होता है। 54वां क्वेश्चन है,
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो अति होगा। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। 56वां क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान होता है तो नासिक्य। 57वां क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिणाम बोधक विशेषण है। शीश का तत्सम शब्द, तत्सम रूप क्या है? तो शीर्ष होगा। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? तो द्विगु समास होगा। और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा अप्रिय होना, पहला ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से हिंदी आपका ख़त्म हो गया और हम लोग चलते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत चूज करने का। जिन्होंने इंग्लिश चूज किया होगा वो आंसर अभी देख ले। अभी मैं आगे चल के आपको संस्कृत भी दिखाऊंगा और उर्दू भी थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग मैथ देखेंगे और सबसे लास्ट में जो पर्यावरण होगा उसको देखा जाएगा। तो 61वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन? तो इसका पहला लाइन सही है, एज चीयरफुल एज अ लार्क। 62वां क्वेश्चन है, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इन। तो ये है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रीपोजिशन? तो बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब? तो अपेस। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। तो जो पहला ऑप्शन होगा, द कॉफ़ी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। उसके बाद 66 है। दोस्तों आप पेपर देखकर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको संस्कृत के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप संस्कृत करिएगा और जिनको उर्दू आता होगा वो लोग अपना उर्दू कर लेंगे। 66वां क्वेश्चन है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईच अदर। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। वह आदमी जो मानवता से नफरत करता है, तो इसे कहते हैं मिसएंथ्रोप। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ अ बुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, गिव द बुक। 59वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। तो ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा, आई सेड टू शीला और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे आई नो योर फादर। तो पहला ऑप्शन सही है। 70वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और जो लाइन है वो है, द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पर आपको फिल करना है फॉर, टू, ऑफ और टुवार्ड्स में से कोई एक। तो यहाँ पर फिल होगा टू। तो जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट ऑफ देयर वर्क। बढ़ते हैं आगे हम 71वें क्वेश्चन की तरफ, और है ये कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। और दोस्तों यहाँ पर फिल होगा एज। तो जैसे ही आप यहाँ एज को फिल करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से कि एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। 72वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। तो ये है पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं तो डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वां, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बस। तो इसका आंसर होगा थर्ड, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव देन टू ट्राई टू वॉट इज नॉट योर्स। आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए, ना कि आपके जो पास नहीं है उसके लिए आप परेशान होइए। 75वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल। तो ये है डैंग। चाइम, जंगल और रिंग जो है वो बेल के साउंड से रिलेट करता है। चाइम, जंगल और रिंग। डैंग जो है वो अलग है, ये साउंड ऑफ बेल नहीं है। 75 के बाद हम चलते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू सॉरी, यहाँ पर फिल होगा फॉर। तो आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। अगला क्वेश्चन है 77वां, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड।
अटेन्योर का आपको सिनोनिम बताना है तो इसका होगा मेक थिन। अगला क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड सेंटेंस सेलेक्ट करना है और चौथा जो यहाँ पे सेंटेंस है वो कंपाउंड है। द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स। 79 क्वेश्चन है, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस, और उसके बाद भरना है मी। तो यहाँ पर होगा फॉर, थर्ड ऑप्शन। तो ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा कि वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। 80 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेडमास्टर वॉन्ट्स, यहाँ फिल होगा वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इंग्लिश में भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और आराम से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन आपका पहला ये है, द वर्ड आई सी इन द पैसेज इज एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द वर्ड डिजर्ट इन द पैसेज इज, तो ये एक नाउन है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद ही इसका आंसर आप देंगे। 83वां क्वेश्चन है कि द वर्ड विंडीएस्ट इन द पैसेज इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। 84वां क्वेश्चन है, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स टू साउथ पोल, तो नो, इसका आंसर होगा नो। हु आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, तो डायनासोर्स। 85 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं हम 86वें क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको फिर एक पैसेज पढ़ना होगा और इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आपको देने होंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर और हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द राइटर बिलीव्स दैट द हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू अप्रिसिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है 87वां, द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन इंटॉक्सिकेंट। 88वां क्वेश्चन है, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, मेंटल पावर ऑफ द हायर ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। 89 है, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स एट लास्ट। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, परेशान मत होइए। द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स अनयूज्ड। दोस्तों ये हुआ इस तरह से इंग्लिश खत्म। उसके बाद अब उर्दू का नंबर आता है और उर्दू अगर जिन्होंने फिल किया है, जिनको उर्दू आती है वो भी थोड़ा सा देख लें। मैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर नहीं बताऊँगा, आप डायरेक्टली जो भी आप देख रहे हैं कि जो भी बॉक्स के अंदर ऑप्शन है वही उसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उर्दू का, उसके बाद फिर हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं जल्दी से इसको दिखा देता हूँ, जिन्होंने भी उर्दू भरा होगा वो अपना पॉज करके आंसर देख लेगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू के 30 क्वेश्चन हैं और मैं इस जल्दी से उर्दू को ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम लोग मैथ की तरफ बढ़ सकें। तो आराम से आप देख सकते हैं कि पूरा उर्दू जो है ये उर्दू का अब लास्ट पेज आ चुका है और यहाँ पर उर्दू हो जाएगा फिनिश ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह से उर्दू हमने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं संस्कृत की तरफ। जिन्होंने संस्कृत को सेलेक्ट किया होगा तो वो भी अपना देख लें कि किस तरह से संस्कृत के पेपर आते हैं। तो दोस्तों जो 61वां क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीत शब्द का संबोधन एक वचन रूप में होगा, तो इसका थर्ड होगा हे पितः। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो सेकेंड ऑप्शन ज्ञ। 63वां क्वेश्चन है, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा, तो सेकेंड ऑप्शन है तवैत। 64वां है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो इसका थर्ड है महासंस्कृत रोचते। 66वां है, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो उसमें है 18 अध्याय। 66वां क्वेश्चन है, कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। 67वां क्वेश्चन है, अवयभाव समास का उदाहरण है, तो अधि हरि। 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्विदिष्टा श्री संहिता के नाम से ख्यात है, तो रामायण। काफ़ी लंबा नाम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों एक मिनट, थोड़ा सा ये रहा आपका। ठीक है, फिर 69 है,
सचुत्व संधि का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 17वां क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोषम कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, श्री हर्ष। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मिलेगा एक पैराग्राफ, एक गद्य खंड है, इस गद्य खंड को पढ़ना है और 71, 72, 73 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जब तक आप इस गद्य खंड को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए और करने के बाद फिर कोशिश करिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही होता है या फिर नहीं होता है। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन और उसके आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको पेपर का आइडिया हो जाए संस्कृत का भी। तो आप इसको आराम से देख लीजिए और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया संस्कृत के जो हैं 30 क्वेश्चन, आप इसको आराम से देख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ और मैथ को देखा जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस मैथ में पूछे जाते हैं। तो ये हमने संस्कृत को कर दिया ख़त्म। अब आ गया मैथ जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आपको करना ही करना है। तो मैथ की तैयारी लोग अच्छे से करिए और क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से मैथ में पूछे जाते हैं। 91वां 91 क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर की माप का खंभा अभी भी कीचड़ में खंभे में है। तो उस खंभे की लंबाई निकालनी है। जब इसकी लंबाई आप निकालेंगे तो ये आएगा 21 मीटर। उसी के साथ मैथ के देख ले सकते हैं आप, काफ़ी सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं और आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर देख लीजिए। आपसे लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लग रहा है तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ के 30 क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप कोशिश करें तो मैथ में 30 में से 25-26 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं यूपी टेट में। तो दोस्तों एक साइड इंग्लिश में है और दूसरे साइड में हिंदी में है। तो आप मैथ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं ताकि आपको पेपर का आइडिया हो जाए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 95वां क्वेश्चन जो है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल जो है वो 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 23 आएगा। उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन और देख सकते हैं। 96वां क्वेश्चन है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ऊंचाई जो है उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए टीचर को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण होंगे 25 और 65। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 121,012 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ 4 बच जाएगा। उसके बाद 100वां क्वेश्चन ये है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो क्या आंकना चाहिए, गणितीय संप्रेषण उसका आंकना चाहिए। अधिगम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है परिसर। ठीक है, 101 क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन और सारे आप देख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है 1 के लिए, कई लोग 3 सोचते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो है 2 और ये काफ़ी बार कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। उसके बाद आप और से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संख्याकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जो है वो R.A. फिशर को जाता है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो अगर वो आप संख्या निकालेंगे तो 100 आएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और 108 आप देख सकते हैं, यहाँ पर A + B + C की वैल्यू निकालनी है, आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और 109 नंबर क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई करना है और इकाई का अंक बताना है कि मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो 109 क्वेश्चन हो गया। 110वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 2 संख्याओं का जो महत्तम व लघुत्तम समापवर्तक है वो 12 और 72 है। तो इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इसकी संख्या क्या होगी। तो 24 होगी। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 29 × 4 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 24 ×
29 की जगह उसने 27 लिख दिया, तो उसने देखने में मिस्टेक कर दी और 29 की जगह 27 लिख दिया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको पेपर का आइडिया नहीं होगा, आप प्रिपरेशन करने में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो इसको निकालेंगे तो 33 और 1/3% की हानि इसमें आ जाएगी। उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद 114वां क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 115वां का 20वीं सदी में सर्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो श्रीनिवासन रामानुजन थे। 116वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 117वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 118 इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, माध्य और बहुलक। 119 में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 444। और 120 में पंचभुजा के सभी अंतःकोणों का योग जो है वो 540 होता है। तो दोस्तों ये रहा मैथ का पेपर। मैथ के पेपर में मुझे लगता है कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब लास्ट जो इस पेपर का जो लास्ट सेक्शन है वो है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और इससे भी आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जीके के भी संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और आसानी से इसमें आप 25+ स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। दोस्तों इसमें हम देखते हैं 30 के 30 क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 121वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये अजमेर में आयोजित होता है, अजमेर जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिकतम हानिकारक होता है? तो अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा कवक, ऑप्शन नंबर 3। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये है गुजरात में। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 127 गंगा नदी निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर आपका है उत्तराखंड में। 128 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने का काम करती है? तो इस एजेंसी का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कैटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और ये है कहाँ पर? एंडीज में। एंडीज एक पर्वत है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वायुमंडल में प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर नहीं सॉरी ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे नज़दीक है। 133 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। 134 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। 136वां क्वेश्चन है, एगमार का संबंध होता है गुणवत्ता से। आर्सेनिक ज्वाला जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पश्चिम बंगाल। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? भारत के जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है USSR से, या फिर इसे रसिया भी कह सकते हैं आप। ध्रुव तारा कहाँ है? तो उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। फूलों की घाटी कहाँ है? तो दोस्तों फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 144वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 206 वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या होती है। 125वां है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं जल NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 147 है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो LPG से मीथेन गैस का उत्सर्जन जो है नहीं होता है, और यहाँ पर लिखा गया है कि यह मीथेन उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर होगा 4। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो ये है चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा कहाँ है? तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण। लास्ट क्वेश्चन आपके टेट के पेपर का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है द हेग यानी कि नीदरलैंड में। तो दोस्तों ये रहा आपका 150 क्वेश्चन, और 150 क्या मैंने आपके भाषा 2 के जो सभी ऑप्शन थे सभी बता दिए, संस्कृत के भी, उसी के साथ इंग्लिश और उर्दू के भी मैंने आपको सारे के सारे आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर्स में आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि तैयारी आपको किस लेवल से करनी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों ये रहा आपका यूपी टेट 2017 150 पूरे के पूरे क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए, उनको भी आइडिया हो जाए। अगर उन्होंने पेपर नहीं देखा या बहुत पहले देखा है, भूल गए हैं, तो उनको भी एक आइडिया हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लास्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं पेपर के, और आप इस इंस्ट्रक्शन को चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले इंस्ट्रक्शन को ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए, और ये आपके पेपर के सबसे लास्ट का ये पेज है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 15 सितंबर को जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, मैं पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको समझाऊंगा, और 17 सितंबर को जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताऊंगा, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप है उसमें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।